बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन 4.0 की और आने वाले वक्त में क्या इसकी रूपरेखा रहेगी। इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे राघवेंद्र जी। तो ब्रेक के बाद बाखबर में एक बार से सबका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि जो प्रधानमंत्री का ऐलान था आर्थिक व्यवस्था को लेकर और लॉकडाउन 4 को लेकर, उसकी क्या क्या स्थिति बनेगी। सुरेश जी, हम आर्थिक मुद्दे पर प्रधानमंत्री की योजनाओं को शायद बाद में समझता है, क्योंकि इसके बारे में विस्तार से वित्त मंत्री बताएंगी, लेकिन जो चीजें बताई जा रही हैं इसके लिए धन की व्यवस्था कहाँ से होगी, ये एक बड़ा सवाल है। आपकी इस राय और मैं साथ में एक चीज और जोड़ूंगा कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी लोगों में चिंताएं हैं। अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो शिक्षण संस्थाओं की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में भी आपके अनुमान जरूर हम सुनना चाहेंगे। सुरेश जी। सुरेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है सुरेश जी से अभी संपर्क हमारा कट गया है। हम पूछेंगे इसी बात को जयश्री पिंगला जी से। जयश्री जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ जी। हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज के बारे में स्थितियां स्पष्ट होंगी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विस्तार से बताएंगी। लेकिन एक चीज और है कि इस लॉकडाउन 4 में किस तरह की व्यवस्था बनेगी वो आने वाला समय तय करेगा 17 तारीख के आसपास। लेकिन लोगों की चिंता है कि जो स्कूल कॉलेज का मामला है, शिक्षण संस्थाओं का मामला है, ये आखिर कहाँ गया, क्योंकि परीक्षा होनी है। परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई। जो 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं अधूरी रह गई थी, और उसके साथ साथ कॉलेज के बारे में भी लोग चिंतित है कि आखिर किस तरह से जो बच्चे कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं उनका क्या होगा। आपकी राय? रघुवीर जी, ऐसा लग रहा है कि जो हालात हैं और जो WHO का अभी का जो वार्निंग है और जिस तरह से सारे हेल्थ एक्सपर्ट देश भर के अपनी बात कह रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि हमें एक और दौर अभी देखना पड़ेगा कोविड-19 के एक विकराल या उग्र रूप का। बिकॉज क्योंकि कारण ये है कि जो लेबर जा रहा है, जो लोग पहुंच रहे हैं शहरों से गांव की तरफ, तो उसको लेकर एक बड़ी चिंता है कि हमें वो जो शहर जो एक समस्या है, अगर वो इन्फेक्टेड है वहां पर और अगर वो गांव की तरफ जा रहे हैं तो क्या वहां पर भी वो चीज हो। इसके लिए नीतीश जो है बिहार के मुख्यमंत्री, वो बार बार कह रहे हैं कि मेरी तरफ मत आने दीजिए, क्योंकि वहां पर हेल्थ का स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है। तो मुख्यमंत्रियों की ये जो चिंता है और एक लंबा लॉकडाउन हम देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आने वाले समय में स्कूल्स कब खुलेंगे या कॉलेजेस का क्या होगा या एग्जाम्स किस तरह होंगी। मुझे लगता है कि जैसे अमेरिका में बहुत कुछ हो रहा है कि वर्चुअल क्लासेस की बात हो रही है या ऑनलाइन एग्जाम्स की बात हो रही है, मुझे लग रहा है कि शायद हमें आने वाले समय में उसको लेकर भी प्लानिंग करनी पड़ेगी और हो सकता है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन एग्जाम्स या इस तरह के फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी परिस्थितियां दिखती नहीं है अभी भी कि हम जुलाई तक तो भी इससे मुक्त हो पाएंगे या हमें एक पुराने दौर के देश को देख पाएंगे। अभी ये स्थितियां दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, जैसे कि आप टेलीफोन में बन रही, मैं लौटता हूँ आपके पास। सुरेश शर्मा से मेरा सवाल है। सुरेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। दरअसल लोग, जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि लोग अब ये सवाल भी करेंगे कि 20 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से। तो ये सरकार का फर्ज है कि वो 20 लाख करोड़ की व्यवस्था कहाँ से करेगी। लेकिन हमारा कहना ये कि जो लोग गांव में पहुंच रहे हैं, मजदूर लोग हजारों लाखों की तादाद में, इसके चलते गांव में बोझ बढ़ेगा, गांव में दबाव पड़ेगा, और शहरों से जो श्रमिक है उनकी कमी जो जब आएगी, तो जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमको इसको अवसर में बदलना पड़ेगा। ये जो आपदा है, हम अपने यहाँ जो चीजें बना रहे हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि हम मास्क नहीं बनाया करते थे, बहुत कम मास्क बनते थे, PPE किट हिंदुस्तान में बनती ही नहीं थी, लेकिन उस सब पर काम शुरू हो गया और वो बनना शुरू हो गई है। तो ये आर्थिक पैकेज हमको कहाँ तक ले जाएगा, और श्रमिकों की जो समस्या है, जो शहर छोड़ के गाँव में आ गए हैं, वो कैसे गाँव में जिंदगी बसर करेंगे, उनकी जांच पड़ताल कैसे होगी, कोरोना कैसे उसको डील किया जाएगा। आपकी राय? राघवेंद्र जी, 2-3 बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि 20 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे, ये सवाल निश्चित रूप से गंभीर है, लेकिन इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए वित्त मंत्री 2-3 दिन तक जो है प्रेस से बात करेंगे या अन्य तरीकों से बताएंगी। लेकिन जो चीजें अभी तात्कालिक रूप से सामने आई हैं, उनमें ये आया है कि जो ये प्रवासी लोग थे और गांवों की तरफ गए थे, ऐसे 10 करोड़ लोगों को इसमें समाहित किया गया है।
कि 10 करोड़ लोगों को रोजगार या अन्य प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। ये इस पैकेज का हिस्सा है जो हम लोगों को अलग से जानकारी जो एक ब्रीफ रूप में मिलता है उसके माध्यम से जानकारी मिली है। ये मालूम चला है कि 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एमएसई में काम करते हैं, यानी लघु उद्योगों में, सूक्ष्म उद्योगों में और मध्यम उद्योगों में काम करते हैं। ऐसे 11 करोड़ लोगों का इसका लाभ मिलने वाला है। होटल और पर्यटन इंडस्ट्री के अंदर 3.5 करोड़ लोग हैं जिन्हें इसका लाभ मिलने वाला है और टेक्सटाइल उद्योग के 4.5 करोड़ लोग हैं जिनको इस पैकेज का लाभ मिलेगा। इसलिए ये चिंता जो हमारी है कि जो ये लोग गांवों की तरफ दौड़ रहे हैं या वापसी हो रही है, इनको रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध होंगे। और ऐसी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों की जो प्रतिक्रिया टीवी पर प्रधानमंत्री जी के बाद आई है, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। मैं एक चीज में आपकी बात में चीज जोड़ूंगा कि कृषि को लेकर क्या अनुमान है आपका, क्योंकि ये पैकेज कृषि के लिए भी है। नहीं, देखिए इसके साथ 3 चीज और है। कुटीर लघु जो कुटीर उद्योग है, ग्रामीण अंचलों में काम करने वाले, जैसे अभी हमारे जो है डीडी ने कहा है कि इस सारे मामले में जो नाई धोबी ये जो काम करते हैं ग्रामीण अंचलों में, इनको क्या होगा। जो जनधन योजना वाला प्रकरण था सारा, इस सारे मामले को जोड़ा गया है जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने संकेत दिया है। कृषि वाले मामले में पहले से ही लिंकअप है सारे और उनके लिए इस पैकेज में स्थान दिया गया है। कृषि के मजदूरों को भी और कृषकों को के लिए भी इस पैकेज के अंदर दिया गया है। अब एक चीज सबसे बड़ा जो आप सवाल उठा रहे हैं राघवेंद्र जी, ये बात बिल्कुल अपनी जगह है कि ये जो मूव है, ये भीड़ है, जब ये गांवों की तरफ जाएगी तो कोरोना जो है कहीं न कहीं बढ़ने की संभावना दिखती है और इसी का अनुमान WTO ने लगाया है। और उसी अनुमान को ध्वस्त करने के लिए या उससे बचने के लिए जो क्वारंटाइन 14 डेज का है वो ग्रामीण अंचलों के पहले ही कर दिया गया है कि जहां आप उतर रहे हो 14 दिन बाद आपके सिम्टम्स देखेंगे और उसके बाद आपको जाने देंगे। और एक बात जो साथ के साथ कही जा रही है कि हमें अब कोरोना के वायरस के साथ अपने रोजगार कारोबार की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि साथ लेकर के जीना पड़ेगा। और साथ लेकर के जीने का फार्मूला यदि किसी ने अपनाया 2 गज की दूरी और मास्क। एक सवाल था कि जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो क्योंकि शिक्षा का जो क्षेत्र है ये भी एक शिक्षा का उद्योग हो गया है। अगर कोचिंग क्लासेस, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल इस कोरोना वायरस के चक्कर में जब बंद रहेंगे, बच्चे स्कूलों में पढ़ने नहीं जा पाएंगे, तो फिर शिक्षा का नया स्वरूप क्या आपको अंदाज लग रहा है, क्योंकि ये साल तो पूरा ही इसमें जाने वाला है। हाँ, ये बात राघवेंद्र जी बिल्कुल सही है कि शिक्षा का जो है एकदम से नया एक मॉडल सामने आएगा, क्योंकि अब जो है जैसे ऑनलाइन परीक्षा का मामला जैसे आप जयश्री कह रही हैं, वो भी एक पक्ष है कि आने वाले समय में ऑनलाइन परीक्षाएं भी हो सकती हैं, ऑनलाइन एजुकेशन भी हो सकता है। और जो बालक पढ़ रहे हैं उनके लिए जो टेक्नोलॉजी है, वो प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया है कि टेक्नोलॉजी का लाभ लेंगे और आने वाले समय में भारत उसका एक प्रकार का केंद्र बिंदु पहले भी रहा है और एक शिक्षा के क्षेत्रों में भी जो है टेक्नोलॉजी का एक ऐसा उपयोग होगा कि स्कूलों में कम जाना पड़ेगा। लेकिन राघवेंद्र जी, इस बीच में मैं एक बड़ी चिंताजनक बात आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि अनेकों स्कूलों के माध्यम से ये संदेश आया है अभी कि आप फीस जो देंगे उसमें कोई कटौती नहीं होगी, लेकिन मेस और ट्रेवलिंग इसके अंदर जो है जब हम उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, ना तो मेस का वहाँ उपयोग कर रहे हैं, ना ट्रेवलिंग का हम उपयोग कर रहे हैं, उसका भी हमसे भुगतान लिया जा रहा है, यानी कि पेरेंट्स से ये नहीं। ये यदि हम इसका उल्लेख कर पाए अपने चैनल के माध्यम से तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बड़ी न्यूज है। ये हमको पर अलग से पूरे विषय पर बातचीत करेंगे। ये संपूर्ण विषय एक अलग से आधे घंटे की बातचीत का बनता है, क्योंकि घर घर से जुड़ा मामला है। स्कूल की फीस और ट्रेवलिंग का जो मामला है, मैच के जो पैसे हैं, ये आगे जाके समस्या बनने वाली है। मैं चूंकि समय खत्म हो रहा है, मैं देवदत्त जी से पूछूंगा। देवदत्त जी, ये जो सारा मामला है इसमें आपकी 2 लाइन की टिप्पणी से मैं अंतिम टिप्पणी जैसी से लूंगा कि स्कूलों का जो मसला है ये भी आगे जाके चिंता का विषय बनने वाला है। स्कूल कॉलेज दोनों का आपकी संक्षेप में राय। बिल्कुल राघवन जी, पूरा पिरामिड उल्टा होने वाला है सृष्टि का, जो जीवन यापन का, तो उसमें स्कूलों का भी पूरा परिवर्तन होना है, कायाकल्प होना है। अभी से ऑनलाइन परीक्षाएं जो टेस्ट हुए हैं अभी ऑनलाइन शुरू हो गए, ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। स्कूल बहुत 1-2 किलोमीटर के दायरे में बनाए जाएंगे, जिससे पेरेंट्स जो छोड़ने जाते, जो ट्रैफिक बढ़ता है, भीड़ बढ़ती है, ऐसे बहुत सारे जो स्कूल एक ही शिफ्ट में लगते हैं उनको 3 शिफ्टों में लगाया जाएगा, जिससे सारी स्थितियाँ बदली जाएंगी बहुत तेजी के साथ, और ये घटनाक्रम अभी महीने 2 महीने बदलेगा। जैसे जी कोई आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षेप में। जी जैसे से पूछा हूँ, जैसे जी कोई आपकी अंतिम टिप्पणी देना चाहेंगे आप बहुत 2-3 वाक्यों में?
जी, बस आत्मनिर्भर भारत जो है वो साकार होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे आने वाले कल को एक मैं हमारे मजबूत साथ भारत की साझा तरह- करी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और वक्त की कमी है, इसलिए हमें इस खास कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा। लेकिन समाप्ति से पहले हम नजर डालेंगे बाखबर के एक अलग रंग की ओर, जहां हम बात करते हैं कहानी की। जी हाँ, मोटापा बन सकता है मुसीबत। आज हम बात करने वाले हैं मोटापे की। छोटे बच्चे भी मोटापे के शिकार हो रहे हैं। गलत ढंग से खान पीन, रहन सहन से जब शरीर पर चर्बी बढ़ती है तो पेट बाहर निकलने लगता है। कमर मोटी होना जैसे मोटापे के लक्षण नजर आने लगते हैं। और मोटापा आने से शरीर तो भद्दा और बेडौल दिखता ही है, वहीं स्वास्थ्य के लिए भी तमाम चीजें हानिकारक होने लगती हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।